उसमें एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ नज़र आई। मैंने कहा आप, क्योंकि ये आपके मुल्क कनाडा के रिलेटेड है, तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं उन्होंने उनको इन कैमरा जो है वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने डांट दिया और कहा कि जो हम जो प्राइवेट में डिस्कस करते हैं वो मीडिया को पता चल जाता है। और इस तरह लग रहा था कि जिस तरह एक ग्रेट पावर या बड़ी ताकत का जो लीडर है वो एक वेस्टर्न मिड साइज पावर को जो है वो डांट रहा है। तो इसको इंटरनेशनल मीडिया ने तो बड़ा सीरियस लिया पूरी दुनिया में, हालांकि वो ट्रांसलेटर बीच में इन्वॉल्व थे। और जस्टिन ट्रूडो ने अपनी उसमें एक्सप्लेनेशन भी दी है, बात भी की है कि हमारे क्योंकि डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। आप कैसे देखते हैं जस्टिन ट्रूडो को, ये चाइनीज प्रेसिडेंट का डांटना, इसको कैसे देखा जाएगा और पर्टिकुलरली कनाडा में इसको कैसे देखा जा रहा है? देखें जी, ये वाकई बहुत ही सीरियस किस्म का इशू है और बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ा एक शॉकिंग और डिस्टर्बिंग इवेंट है जो सामने आया है। और इसको कनाडा समेत पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पे, वो इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये एक डायलॉग था बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। और ये जो आपने लफ्ज़ डांट इस्तेमाल की ना, ये डिक्टेटरशिप की डांट थी एक डेमोक्रेसी को। और कनाडा जो है वो कोई इतना छोटा मुल्क नहीं किसी भी एतबार से, ज़ाहिर है G7 का मेंबर है, इकोनॉमी के हवाले से मिलिटरीली भी कनाडा का अपना एक ह्यूमैनिटेरियन रोल है इंटरनेशनली। तो ये बात नहीं कि ये उसका छोटा होने की वजह से, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को बड़ी एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो बरवक्त और जो मुनासिब तरीन जवाब एक ऐसे फोरम पे, एक ऐसी जगह पे दिया जा सकता था, वो उन्होंने दिया। बुनियादी तौर पे अगर आप इसको नटशेल में डालें, तो ये क्या बनेगा कि एक डिक्टेटर की ख्वाहिश है कि दुनिया में आप जो कुछ जो सीक्रेटिव, जो सीक्रेट पॉलिटिक्स है, जो कि बुनियादी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट है जिसका डेमोक्रेसी के साथ, ओपननेस के साथ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ, फ्रीडम ऑफ थॉट के साथ, उसको प्रमोट करने और प्रोटेक्ट करने की जो एक लंबी ख्वाहिश है, पुरानी ख्वाहिश है, उसका इज़हार था ये। अब जो भी वो इश्यू था, ज़ाहिर है पूरा इश्यू तो नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें कि उसमें दुरुस्त कौन है या गलत कौन है। लेकिन प्रिंसिपल ये कि किसी भी डेमोक्रेसी में, जो फंक्शनल डेमोक्रेसी है, उसमें लोगों से, अवाम से चीज़ों को छुपाना, सीक्रेट रखने का मतलब ये है कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो आप अवाम का सामना करने या मीडिया का सामना करने की पोज़ीशन में नहीं है। सिंपली बात है, इसमें कोई अब ये दलीलें देंगे कि नहीं जी वो मुल्कों के दरमियान बड़े-बड़े इश्यूज़ होते हैं, उनका सीक्रेट रखना ज़रूरी होता है। तो ये इश्यूज़ जो होते हैं वो ज़ाहिर है कनाडा का काम कोई सिर्फ़ सीक्रेट लीक करना नहीं है, ज़ाहिर है बेशुमार इश्यूज़ हैं जो कनाडा ने सीक्रेट रखे, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हैं, लेकिन जो ज़रूरी हैं, जिनकी वजह से कैनेडियन लीडरशिप को, ख्वाह वो कोई हो, उसको ये यकीन हो कि ये कनाडा के अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है, इसका छुपाना। और आप जो है वो क्या कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी के तौर पे आप किसी डिक्टेटरशिप के साथ किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं बन रहे कि जनाब हम छुपा देते हैं, आप ऐसे करें। अब ज़ाहिर है कि ये चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। तो जो उन्होंने जवाब दिया कि भाई कनाडा में तो हम ऐसे ही करते हैं और ये रवैया हम जारी रखेंगे, चूँकि ज़ाहिर है एक डेमोक्रेसी है, बल्कि उनको कहना चाहिए था कि हम इसको मज़ीद थोड़ा-सा जो है वो बढ़ाएँगे, फ़रोग़ देंगे इसको, चूँकि ये हमारी वैल्यूज़ हैं। एक चीज़ तो ये थी, ये डायलॉग बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, और दूसरा ये वैल्यूज़ का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई सिर्फ़ वेस्टर्न वैल्यूज़ नहीं है, जो लोग बार-बार ये बात रिपीट करते हैं, मुझे उनसे बड़ा इख्तिलाफ़ है कि जी वेस्टर्न वैल्यू या ईस्टर्न वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वैल्यू और अवाम को एतमाद में लेने की वैल्यू, ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है, जो सदियों से जिसके लिए इंसान लड़ता आया है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। ये किसी एक पोल का या किसी एक कॉन्टिनेंट का इश्यू नहीं है, ये यूनिवर्सल वैल्यू है। तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि अवाम जो है वो अगर पार्टिसिपेट करते हैं आपके हर अच्छे और बुरे में, टैक्स पे करते हैं, जंगें लड़ते हैं, सारे मामलात में, दुख-दर्द में आगे-आगे होते हैं, तो डिसीज़न मेकिंग में भी अवाम को बिल्कुल ही एक तरफ रख देना,
उनको गद्दारों की तरह ट्रीट करने वाली बात है कि उन्होंने कोई बात सुन ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये ऐसे मुल्कों में पॉसिबल है जहाँ पे डिक्टेटरशिप है और जहाँ पे इंसान की जो जो मंज़िलत है और जो अहमियत है वो ज़ाहिर है कि हुक्मरानों के नज़दीक नहीं। अब शी पिंग का अब रवैया देखें पहले, और मैं आपको इसकी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ कि अब वो जो पाकिस्तान वाला हिमालय से ऊपर और समुद्र से नीचे वाला जो गहरे वाला रिश्ता है, उसको ज़रा देख लें। ही वाज़ टॉकिंग टू प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो। कनाडा जो है G7 मुल्क है, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है। दुनिया भर में जो सीडा कैनेडियन इंटरनेशनल एड एजेंसी का आप रोल देख लें, जंगों में रोल देख लें, हर तरीके से वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जो है। अगर आप टॉप पे नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जो है आप उसको रख सकते हैं। और अगर उसमें इतनी ज़रूरत और हिम्मत है कि वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरीके से, और जो सिर्फ महज़ कनाडा वन ऑफ द बेस्ट वाली बात नहीं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स अगर आप गुज़श्ता 5-7 सालों में इंटरनेशनल ओपिनियन में देखेंगे, तो वो जनाब ट्रूडो साहब उसमें आएँगे, हर एतबार से। और मैंने खुद अपनी आँखों से लोगों को इंग्लैंड में, यूरोप में, बहुत सारे मुल्कों में देखा कि अगर मैंने कहीं ज़िक्र किया कि मैं कैनेडियन हूँ या कनाडा से आया हूँ, तो पैसा एकदम जो है वो पहली बात यही करेंगे कि ट्रूडो इज़ अ नाइस मैन। तो ये तो मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझ के तो जो है एक काम करने की कोशिश की है कि जो पूरा एक वेस्टर्न पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर लीडर और वैल्यू दोनों को बायक वक़्त अटैक की है। और इससे ये सबक जो हमें मिलता है कि ये जो पाकिस्तान का जो हिमालय से बुलंद और समुद्र से गहरा रिश्ता चीन के साथ है, कैन यू इमेजिन कि शहबाज शरीफ और इमरान खान जैसे लोगों से ये कैसे ट्रीट करते होंगे? यानी लुक एट द गाय हू ही ट्रीटेड दिस पर्सन। ही हैज़ नथिंग टू डू विद चीन के बगैर कनाडा ज़िंदा रह सकता है और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदा रह सकता है। तो उसको अगर आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारे दो रोज़ हवाई जहाज़ पे चढ़ के बीजिंग गए होते हैं, तो कहते हैं जी हमने वहाँ पे पता नहीं कितने बड़े तीर मार के आ गए। इनको तो मुझे लगता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का वो जो सेकंड सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है, वो इनको इस तरह गालियाँ देता होगा। और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि दुनिया में जो पॉलिटिकल जो रीअलाइनमेंट हो रही है, और उसमें अगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस पीछे चली जाती हैं और इस तरह के डिक्टेटर्स आगे आ गए, तो ये दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की जगह बन जाएगी रहने के लिए। उसमें ये बात लोगों को याद रखनी चाहिए, और यही बात हम जो है वो 79 में जब सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकद्दस किस्म का जो है वो कैंप बन रहा था, तो हम यही बात कर रहे थे कि सोवियत यूनियन से आपको इख्तिलाफ है या आपको हमदर्दी, ये बहस नहीं। हम्म। बहस ये है कि ये एक बैलेंस ऑफ पावर है, हम्म। और इस बैलेंस ऑफ पावर की वजह से दुनिया जो है ना वो बहुत सारी चीजें जो हैं उनको स्मूथली चला रही है। और अगर आपने ये काम कर दिया तो आप देखेंगे, और वो आपने देखा, उसके बाद अगले 20-25 सालों में आपने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, लीबिया, ये सारी अरब स्प्रिंग, ये सारी कहानियां कहाँ-कहाँ पे हुई। तो बिल्कुल इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि ये जो रोज बीजिंग गए होते हैं, हिमालय से भी ऊपर ले जाने के लिए रिश्ते को, इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है। और ये कहते हैं जी चीन हमारी ये मदद कर देगा, और वो जिस तरीके से इनको डिक्टेट करते होंगे, अब वो कहता क्या है जी, प्री कंडीशंस पहले चलें, इस पे बहस कर लें कि आप चीन के फार्मूले को फॉलो करेंगे या नहीं, इन चीजें सीक्रेट अगर नहीं रखेंगे तो दैट मीन्स देयर इज नो डायलॉग। यही बात तो है ना उसकी बात से जो निकलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक है, और इसका एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है कि ये जिस तरीके से चीन इनको डील कर रहा होगा या करेगा इन फ्यूचर में, कि अगर चीन की आपने एक ज़रा भर इशारा आबरू को किसी तरीके से वायलेट करने की कोशिश की तो ये देख लें, ये देख लें। नहीं नहीं मेरे साहब, मैं आपकी इस बात से तो एग्री करता हूँ कि पाकिस्तानी लीडरशिप को वो किस तरह एज ए जूनियर पार्टनर या एज एन एम्प्लॉय मेरा ख्याल है डील कर रहे होंगे। ये जो भागे भागे चीन भाग जाते हैं हमारे लीडरशिप, वो सदर जरदारी साहब होते थे, वो हर उन्होंने पता नहीं को 50 दौरे चीन के किए, कभी किसी शहर में चले जाते थे, कभी किसी स्टेट में चले जाते थे।
और हर दफ़ा बीजिंग नहीं जाते थे, लेकिन वो बस ये कि फ़ायदे उठाने के लिए एंड ऑल दैट। हमें तो ज़ाहिर बात है एज़ ए जूनियर पार्टनर और पता नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो ट्रीट करते हैं, इसमें तो आई कैन नॉट एग्री मोर विद यू। लेकिन एक बात बताएं बेस साहब, ये जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने किया है, क्या उनके नज़दीक उन्होंने वेस्ट में एक रिलेटिवली स्मॉलर कंट्री को पकड़ा है, जिसको कई दफ़ा वेस्टर्न ममालिक भी दबा देते हैं, कई दफ़ा अमेरिका कनाडा को दबाता रहता है। सो उन्होंने जिसे कहते हैं ना टू टारगेट द सॉफ्ट बेली, मतलब एक कमजोर, आई एम टॉकिंग ऑफ रिलेटिवली, कि किसी एक को पकड़ के गिव अ मैसेज टू अदर्स, गिव अ सिग्नल्स टू अदर। एक है डेमोक्रेसी क्या है, एक है अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर क्या है। वो डेमोक्रेसी सारी बात है, सारी G7 में देख लें, देन चाइनीज जो है वो ऑब्वियस टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अगर रिलेशंस की बात की जाए, दिन ब दिन आपको नहीं लगता ख़राब हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं? आपके ख्याल में ये मैंने ठीक कहा या गलत कहा? देखिए, दोनों हो सकते हैं, ठीक भी हैं गलत भी हैं। ठीक है। ठीक, अगर हम सफारती सतह पर देखें, ऐसे मतलब जो पहले गवर्नमेंट थी उस लिहाज से बेहतर हैं काफ़ी ताल्लुकात, अच्छा। क्योंकि हम लेकिन बॉर्डर पर अगर देखें, अभी कल की बात है कि हमारा पाकिस्तानी जवान एक शहीद हुआ है और वो शहीद किया गया वहाँ उस साइड की तरफ से, तो इसका मतलब है रिलेशन बेहतर नहीं है। बॉर्डर पर जब रिलेशन नहीं बेहतर तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सफारती सतह पर बेहतर है? इसकी ये रीज़न है ना कि बॉर्डर पर असल में जो एक सेपरेशन है दोनों मुल्कों की, वो ड्यूरेंट लाइन है, जिसको अफगानिस्तान गवर्नमेंट या अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो भी रिसेंट है और पाकिस्तान गवर्नमेंट, इनमें क्लैश है इस बात पर। अफगान गवर्नमेंट का ये मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये ड्यूरेंट लाइन सही नहीं है और हमारा बॉर्डर मतलब बहुत सा एरिया पाकिस्तान की हदूद में आता है जिन पर उन्होंने एक तरह का गाजिबाना कब्जा किया हुआ है, तो इस वजह से उनके क्लैशेस चलते रहते हैं, दोनों साइड अक्रॉस द बॉर्डर चलते रहते हैं। अगर बात की जाए इंडिया की, अक्सर यहाँ पे ये कहा जाता है कि मुस्लिम उम्मा, मतलब मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं वो यूनाइटेड हैं। अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी, लेकिन आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते हैं। इवन अफगानिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ काफ़ी बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आपको इस चीज़ का आइडिया है? नहीं, इस चीज़ का आइडिया, और ये सिर्फ एक नाम की हद तक है कि मुस्लिम यूनाइटेड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ना हम अगर अपने सारे रिलेशनशिप जितने कंट्रीज़ के साथ भी देखें तो हमारे उनके साथ रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है। अगर उस लिहाज से अगर हम चाइना को देखते हैं तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, नॉन मुस्लिम कंट्री है। आजकल चल गिव एंड टेक का सिस्टम रहा है, जहाँ से फ़ायदा नज़र आएगा दोनों साइड को, वहाँ पर ही रिलेशन बेहतर होंगे। इसमें कोई इंडिया के साथ अफगानिस्तान के रिलेशन क्यों बेहतर है? क्या वजह है? हम तो ये कहते हैं जी वहाँ नॉन मुस्लिम और मुस्लिम और ये और वो और शरिया, वहाँ पर इवन अफगानिस्तान में तो शरीयत निज़ाम है, शरिया का निज़ाम है, फिर भी उनके रिलेशन इतने अच्छे बेहतर हैं इंडिया के साथ। ये आपने जो बात की ना, ये इसी तरह होता है। हर जो भी कंट्री होता है ना, उससे अपने मफादात पसंद होते हैं। अब पाकिस्तान जो एक अंडर डेवलप कंट्री है जहाँ पे उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है किसी को हेल्प आउट कर सके। अगर आप इंडिया को देखें, उसकी इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी हैं कि वो किसी को भी हेल्प आउट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, इवन कि उनको कर्जे दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको बताता चलूँ कि उनके बहुत से जो आर्मी है अफगानिस्तान की, वो इंडिया से ट्रेंड होती है, वहाँ पे कैडेट्स ट्रेंड होके आते हैं। इसके अलावा उनकी जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, वो पार्लियामेंट जो है सॉरी, वो इंडिया वालों ने बनाई है। तो ये एक अच्छा रिलेशन है, अच्छे रिलेशन का साइन है। हम क्यों नहीं समझ लेते अपने इस पॉलिसीज़ को? पाकिस्तान वाले क्यों नहीं अपनाते और क्यों नहीं अपने रिलेशन बेहतर करते? हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, हमारे बांग्लादेश के साथ जैसे रिलेशन है आपके सामने है, इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो आपके सामने, इवन ईरान वो भी मुस्लिम कंट्री है, उसके साथ रिलेशन है वो, यानी हर साइड से हम ही गलत हो रहे हैं ना कहीं पे। मसला सारा यही है ना कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि रिलेशनशिप्स जो है ना, अब अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप्स ठीक करता है तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तान अपनी हदूद से बाहर निकलता है कि वो एक लाइन से ना बाहर जाता है, वो कहता है कि ये हमारी हदूद हैं, वो कहते हैं हमारी हदूद हैं। इस वजह से दूसरी अगर मुल्कों के साथ देखे जाएँ तो उनके साथ भी रिलेशनशिप्स हमारे ख़राब हैं। ये तो पॉलिसी मेकिंग जो है वो ठीक नहीं है, उसे बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए जो नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड को अगर बात ना भी की जाए, ओवरऑल यूनिटी होनी चाहिए। जहाँ पे हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है उसके साथ, चाहे इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, जो भी कंट्री है, ईरान है, उसके साथ रिलेशन हमें बेहतर रखना चाहिए। जी, हमें इस चीज़ से कंसर्न नहीं होना चाहिए। देखें, कोई भी फॉरेन पॉलिसी वो उस टाइम तक बेस्ट नहीं होती है जब तक वो अपने मफादात को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को किसी जगह पे अपने मफादात बेहतर लगते हैं, उसके मुल्क के लिए बेहतर लगता है, तो उसके साथ रिलेशनशिप्स होने चाहिए, रिगार्डलेस कि वो मुल्क
मुल्क इस्लामी है, गैर इस्लामी है, शरीयत है, गैर शरीयत है, बिल्कुल, ऐसे ही क्योंकि है। हमारे लिए हमारा मुल्क सबसे पहले है, स्टेट और मुल्क फर्स्ट की है। पब्लिक जो हमारे कंट्री की पब्लिक है, मैं आप हम लोग ज़्यादा अजीज़ हैं पाकिस्तान को, तो हमारी बेहतरी के लिए जिससे रिलेशन बेहतर रखना चाहिए उसे रखना चाहिए। बिल्कुल रखना ठीक चाहिए है, ऐसे। तो कैसे बेहतर आप देखें, आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आप बताएं यूथ कैसे चेंज ला सकती है, कैसे सोच बदल सकती है। ये नॉन मुस्लिम मुस्लिम का जो कंसेप्ट है कि जी वो नॉन मुस्लिम है उसके साथ रिलेशन नहीं रखना, जबकि हमें शायद इस्लाम में भी कहीं नहीं ये कहा गया। नहीं देखिए, रिलेशनशिप्स जो इस्लामिक बाउंड्रीज हैं उसके अंदर तो रह के हर किसी से रिलेशनशिप्स मैं रखे वही जा तो सकते फिर हमारे जो ये दिमाग क्यों बंद हो चुके हैं, हमारे समझ में क्यों नहीं ये बात आती कि यार जिसके साथ हमें पाकिस्तान को फायदा रिलेशन हम ठीक कर लें। हाँ, पाकिस्तान को रिलेशनशिप्स ठीक करने चाहिए। तो देखें, ये तो ऐसा है कि जैसे हम एक रिस्ट्रिक्टेड या नैरो माइंडनेस है ना कि लोगों की, आवाम की, और इवन क्या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, और जो जिस तरह जो उसमें जो भी आते हैं, मीन हमारी पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट आती हैं, जितने भी पॉलिसी मेकर पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको चाहिए इस चीज़ को बेहतर बनाएं कि वो अपने मुल्क के मफादात को प्रायोरिटी रख कर। और इसके अलावा से अगर यूथ के जहाँ तक लिहाज, अगर मेरा कोई दोस्त है, मुझे उसको ये चीज़ बतानी चाहिए, उसे ये चीज़ समझानी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह अगर एक लेवल पे हम बात करें तो सेमिनार जैसे हम और अरेंज करते हैं, कॉन्सर्ट, सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है कि यार आप टाइम बदल चुका है, लोगों की दुनिया बड़ी फास्ट हो चुकी है, बहुत आगे जा चुके हैं। आज हम अभी भी वही सोच रहे हैं कि उसके साथ वो नॉन मुस्लिम है, रिलेशन नहीं रखना। ऐसे यही बात है। क्या देखें, अब हमारे साथ एक मुल्क है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी हमसे बहुत ऊपर चली गई है। आपको मैं बता दूं, अफगानिस्तान की भी डॉलर के हवाले से हमारे से ऊपर है। इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी आई, हमारे इधर 4G भी सही नहीं चलता, 3G इवन के नहीं चलता बहुत सी सिटीज़ में। इंडिया में बुलेट ट्रेन आई हुई है, यहाँ पर बुलेट ट्रेन, IT का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स को हर मुल्क के साथ, अपने मफादात के साथ बेहतर रखे हुए हैं। और हम इस चीज़ से अब तक